शिक्षा के क्षेत्र में उज्जैन के माधव कॉलेज ने ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित करते हुए मध्य प्रदेश का पहला ISO प्रमाणित महाविद्यालय बनने का गौरव हासिल किया है। गुरु सांदीपनी के आश्रम के पास राम जनार्दन मंदिर के निकट स्थित यह ऐतिहासिक महाविद्यालय अब नए आयाम छू रहा है। इस कॉलेज को तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विशेष महत्व देते हुए प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय का दर्जा दिया है। उच्च शिक्षा विभाग की परिकल्पना के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में इसे उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया है, जहां चयनित शिक्षक और आचार्य पदस्थ किए गए हैं। इन महाविद्यालयों में विज्ञान, कला, वाणिज्य के साथ शिक्षक शिक्षा का भी अध्यापन होगा और विद्यार्थी भी चयन प्रक्रिया से प्रवेश लेंगे। शैक्षणिक वातावरण में स्थानांतरित इस प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय में रसायन विज्ञान की श्रेष्ठ प्राध्यापक प्रोफेसर कल्पना वीरेंद्र सिंह को प्राचार्य के रूप में पदस्थ किया गया है। उन्होंने पदभार ग्रहण करते ही कॉलेज की दशा और दिशा बदलनी शुरू कर दी। उनके 1 वर्ष के कार्यालय में महाविद्यालय ने शैक्षणिक और शैक्षणिकेतर क्षेत्रों में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। हाल ही में उनके कार्यालय में महाविद्यालय के नवनिर्मित कन्या छात्रावास भवन, अकादमिक भवन और मुख्य प्रवेश द्वार का लोकार्पण मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया, जिससे कॉलेज को नई ऊंचाइयां मिली हैं। एक्चुअली ये एक सर्टिफिकेशन है कॉलेज को उसके क्वालिटी के लिए, उसके मैनेजमेंट के लिए और उसमें जो हमारे कोर्सेज और प्रोग्राम्स चल रहे हैं जितने भी, उसके लिए महाविद्यालय को जो ISO 9001-2015 का सर्टिफिकेट मिला है। और ये महाविद्यालय शासकीय एफिलिएटेड महाविद्यालय होते हुए ये प्रदेश में पहला महाविद्यालय जो शासकीय और एफिलिएटेड महाविद्यालय है जिसे इस प्रकार का सर्टिफिकेशन हासिल हुआ है। इस सर्टिफिकेशन में 3 चरण होते हैं। 3 चरणों में पहले डॉक्यूमेंट चेक होता है। डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद में फिर कुछ विभागों की विजिट होती है और उसके बाद में पूरा प्रोफाइलिंग करने के बाद में फिर ये ISO सर्टिफिकेशन इशू होता है। विजिट के 3 सप्ताह के अंदर ISO सर्टिफिकेशन इशू होता है। तो हमको ये ISO सर्टिफिकेशन कल इशू हुआ है। तो इसी के साथ हम प्रदेश में पहली एफिलिएटेड शासकीय संस्था है, महाविद्यालय है, जिसको इस प्रकार का सर्टिफिकेट उसकी क्वालिटी, मैनेजमेंट और कोर्सेज के लिए मिला है। इसके साथ एक और उपलब्धि महाविद्यालय की है और वो है सृजन फाउंडेशन। हमारे महाविद्यालय का बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो सृजन फाउंडेशन नाम से रजिस्टर हुआ है और सेक्शन 8 कंपनी के रूप में रजिस्टर हुआ है। अब हमारे महाविद्यालय के जो छात्र हैं वो स्टार्टअप योजना अंतर्गत स्टार्टअप में अपने स्टार्टअप खोल सकेंगे, MSME में खुद को रजिस्टर कर सकेंगे और उसके साथ ही उनको ग्रांट्स और दूसरी निधियों की सहायता भी मिल सकेगी सृजन फाउंडेशन के द्वारा। ये भी शासकीय महाविद्यालयों में नहीं होता है। एफिलिएटेड महाविद्यालय जो है ये प्रदेश में पहला एफिलिएटेड शासकीय महाविद्यालय है जिसको इस प्रकार की कोई ग्रांट कोई इस प्रकार की संबद्धता प्राप्त हुई है जो सृजन फाउंडेशन के माध्यम से ये सेक्शन 8 कंपनी बनी है। बहुत ही एक ऐसी उपलब्धि है जिससे हमारे महाविद्यालय के छात्रों को नए अवसर उपलब्ध होंगे, चाहे वो स्टार्टअप के क्षेत्र में ले लें। और ISO का जो प्रमाणीकरण हुआ है उससे एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है। ये हमें आत्मविश्वास आया है कि महाविद्यालय सही रास्ते पर जा रहा है और हम सही काम कर रहे हैं। शीघ्र ही जो दूसरे सर्टिफिकेशन है, चाहे वो NIRF हो, चाहे वो NAC हो, उसमें भी हम बेहतर प्रदर्शन करते हैं। जान से मारने की धमकियों के बावजूद डटे वक्फ अध्यक्ष सनवर पटेल और फैजान खान बोले, मातृभूमि की सेवा जारी रहेगी, हम डरने वाले नहीं। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल और वक्फ मस्जिद मज़ार मदार साहब के अध्यक्ष फैजान खान को सोशल मीडिया पर सरकलम करने और गोली मारने जैसी गंभीर धमकियां मिल रही हैं। लेकिन इन सब के बावजूद दोनों नेताओं ने साफ कर दिया है कि वे डरने वाले नहीं हैं और मातृभूमि की सेवा तथा गरीबों की सहायता का उनका काम बिना रुके जारी रहेगा। पटेल ने मीडिया से बातचीत में बताया कि कुछ तत्व अलग अलग तरीकों से उनकी जान लेने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तक कि उनकी गाड़ी के सामने आकर दुर्घटना कराने जैसे खतरनाक प्रयास भी किए गए। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि भारत में कानून का राज है और यहाँ किसी तरह का पाकिस्तानी एजेंडा नहीं चलेगा। उन्होंने बताया कि हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पथ संचलन का उन्होंने स्वागत किया था, जिसका उद्देश्य समाज में समरसता और एकता का संदेश देना था। इस कदम के लिए पूरा मुस्लिम समाज वक्फ बोर्ड के आह्वान पर एकजुट होकर खड़ा हुआ। पटेल ने समाज का आभार भी जताया। कुछ लोग
अलग अलग प्रकार से लगातार जान के दुश्मन बने हुए हैं। देखने में आया है कि इसके पहले भी धमकियां दी, लोग प्रयास करते हैं, अचानक से गाड़ी कोई सामने इस प्रकार से आ जाती है। ईश्वर की कृपा है, मध्य प्रदेश सरकार सख्त है, उन्होंने सुरक्षा के भी सब इंतजाम किए हैं। और मैं कोई व्यक्तिगत काम करने नहीं निकला हूँ, ना किसी का बुरा करने निकला हूँ। मैं मातृभूमि की सेवा के लिए निकला हूँ, गरीबों की मदद करने के लिए निकला हूँ, बेटे बेटियों की फीस भरने के लिए निकला हूँ। और उसके बावजूद अगर लोगों को तकलीफ है, कोई अपना पाकिस्तानी एजेंडा यहाँ चलाना चाहता है, तो यहाँ सख्त कानून का राज है, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, यहाँ पाकिस्तानी एजेंडा नहीं चलेगा। कोई एक मेरा कारण बता दे कि मैंने इस प्रकार से अन्याय किया है, धर्म विरोधी या समाज विरोधी बात क्यों। मैंने सदैव समाज धर्म के हित की बात कही, गरीबों के हित की बात कही है। लेकिन चंद वक्फ माफिया, ऐसे बड़े नाम जो वक्फ के बड़े दुश्मन हैं, वो इस प्रकार से नए लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। मुझे पहले भी इनपुट मिले हैं कि इसमें कुछ बड़े लोग शामिल हो सकते हैं, और अब भी इंटेलिजेंस इस बात की पूरी गहराई से तस्दीक करेगी कि इसमें और कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं। देखिए, अभी तो सोशल मीडिया पर जो गर्दन काटने की धमकी दी है, ऐसी धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। हम अपना काम कर रहे हैं, और काम हम नेकी का कर रहे हैं, पवित्र भाव के साथ कर रहे हैं, गरीबों की भलाई के लिए अंत्योदय का काम कर रहे हैं। ऐसे भड़काने वाले लोग, ऐसे डराने वाले लोगों से हम डरने वाले नहीं हैं। समाज में समरसता बने, संघ का पथ संचलन, ये राष्ट्रवादी संगठन जो राष्ट्र के लिए सोचता है, जिन्होंने अपनी पीढ़ियां खपा दी देश के लिए, उनका स्वागत करके हम समाज में समरसता का संदेश देना चाहते हैं, समाज में एकता का संदेश देना चाहते हैं। और मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के आह्वान पर पूरा समाज, पूरा मुस्लिम समाज खड़ा हुआ, हर जिले में खड़ा हुआ और जिलों जिलों में पथ संचलन का स्वागत किया। मैं पूरे मुस्लिम समाज का भी इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। लेकिन चंद लोग जो इस प्रकार की चीज़ों को सहन नहीं कर पा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि लगातार क्या हाल है। अब वो ऐसे युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। अब देखिए, जिस प्रकार से पढ़े लिखे डॉक्टर्स जो आतंकवादी घटनाओं में संलिप्त हुए हैं, ये शर्मनाक है। पूरे देश में पूरे समाज को का शर्म से झुकाने देने वाली घटनाएं। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और मेरी आपके माध्यम से आम जन से, आम मुस्लिम समाज से अपील है कि अपने बेटे बेटियों को सही शिक्षा दे, सही संस्कार दे, राष्ट्रभक्ति का भाव सिखाए। हम सब विकसित भारत में सहभागी बने। ये भारत ऐसा देश है जहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा सभी धर्म के लोग सुरक्षित है। मुसलमान समाज भी भारत में सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। इधर वक्फ मस्जिद और मज़ार मदार साहब के अध्यक्ष फैजान खान ने बताया कि 22 अक्टूबर को आरएसएस के शताब्दी वर्ष पूर्ण होने पर उज्जैन वक्फ बोर्ड द्वारा तोड़खाने स्वागत का आयोजन किया गया था। इसके बाद से ही उन्हें व्हाट्सएप और फेसबुक पर लगातार सर कलम और गोली मारने की धमकियां मिल रही हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने महाकाल थाना में की, जहां पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। देखिए, 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पूर्ण होने पर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड जिला उज्जैन के द्वारा तोपखाना चौराहे पर इस्तकबालिया कार्यक्रम, स्वागत कार्यक्रम रखा गया था। उसके बाद से ही लगातार सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लगातार मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सनवर पटेल साहब और मुझे धमकियां दी जा रही है, सर कलम करने की बातें कही जा रही है, गोली मारने की बातें कही जा रही है, और भी कई अमर्यादित भाषाओं का उपयोग सोशल मीडिया पर लगातार किया जा रहा था, जिसको लेकर मैंने थाना महाकाल में शिकायत की थी। थाना महाकाल ने उसमें एफआईआर की है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। महाकाल थाना प्रभारी गगन बादल ने बताया कि फैजान खान की शिकायत पर सोशल मीडिया पर मिली धमकियों का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। थाना महाकाल उज्जैन पर एक कंप्लेन आई है, जिसके अंतर्गत फैजान खान नाम के फरियादी ने सूचना दी है कि उनको और उनके संबंधित लोगों को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे आदि पे धमकियाँ मिल रही है और भद्दे कमेंट मिल रहे हैं। उस पर संज्ञान लेते हुए प्रथम दृष्टया अपराध पंजीबद्ध करके विधि अनुसार कार्रवाई की जा रही है। मामला धमकी का, भद्दे कमेंट्स का और इन सुसंगत धाराओं के अंदर मामला दर्ज किया गया है। चूँकि वो आईडी के धारकों के विरुद्ध है,
तो इन्वेस्टिगेशन उसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है वो जारी है, साइबर से मदद लेके शीघ्र ही उसको पता रसी करेंगे। सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों ने अब केवल किताबें नहीं बल्कि स्वयं के स्वास्थ्य और आत्मविश्वास को बढ़ाने की अनूठी तकनीक सीखी है। राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन अध्ययनशाला द्वारा रूपांतरण स्वयंसेवी संस्था के सहयोग से 13 और 14 नवंबर को 2 दिवसीय ऊर्जा उपचार शिविर का सफल आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस शिविर में अध्ययनशाला के ही प्रशिक्षित विद्यार्थियों ने रेकी उपचार पद्धति के द्वारा शिक्षकों और सहपाठियों को प्रायोगिक रूप से इस तकनीक से परिचित कराया। रेकी पद्धति के माध्यम से प्रतिभागियों ने स्वयं में प्रवाहित प्राण ऊर्जा को अनुभव करना और उसके प्रति जागरूक होकर अपने सर्वांगीण स्वास्थ्य और विकास को सुनिश्चित करना सीखा। सामुदायिक जुड़ाव गतिविधि के तहत विद्यार्थियों ने पद्धति रूपांतरण संस्था के राजीव पहावा, सखा पहावा, मेनका कुरिल और बरखा कुरिल के मार्गदर्शन में सीखी। विद्यार्थियों ने बताया कि इस अभ्यास से उनके आत्मविश्वास और स्वस्थ बने रहने के स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन आया है। विभागाध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र सिंह और प्रोफेसर मेघा पांडे शर्मा के विशेष सहयोग से आयोजन सफल रहा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत हमें शासन की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि कम्युनिटी एंगेजमेंट के तहत बच्चों को विभिन्न एनजीओ में भेजा जाए। हमारी 3 बैच गई हैं रूपांतरण एनजीओ में और वहाँ पर बच्चों ने ये हीलिंग थेरेपी सीखी है, हवन थेरेपी सीखी है और प्लांटेशन साइट पर भी गए हैं और योग प्रैक्टिस सीखी है। तो आज जो हमारा ये 2 दिन का ये कैंप चल रहा है, इसमें हमारे ये सारे बच्चे उन्होंने जो सीखा है उसका प्रेजेंटेशन कर रहे हैं और उस प्रेजेंटेशन के माध्यम से वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा संचारित होती है उससे जुड़कर हम अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं, कंसंट्रेशन और फोकस्ड स्टडी कर सकते हैं और बेहतर स्वास्थ्य की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ये एक तरीके से हमारे बच्चों के द्वारा जो सीखा गया है उसी का प्रस्तुतिकरण है। अभी अपन जो वर्तमान समय में देख रहे हैं, युवा पीढ़ी बहुत कंफ्यूज्ड है, उनमें जो कैपेसिटी है वो कम हो रही, अपने आप मतलब कह सकते हैं कि मोटिवेशन का अभाव है। तो इस तरह की एक्टिविटी करने से उनमें कंसंट्रेशन आएगा, मोटिवेट होंगे और अपने आंतरिक जो क्षमताएं हैं उसकी वो पहचान कर पाएंगे। उनके अंदर जो ऊर्जा का उपचार होगा उससे वो निरंतर आगे बढ़ते हुए और विकास की ओर अग्रसर होंगे। इस कैंप का नाम है ऊर्जा उपचार। और जब हम ऊर्जा की बात करते हैं तो इसमें विद्युत ऊर्जा भी आ जाती है, इसमें ध्वनि की साउंड एनर्जी भी आ जाती है, इसमें मैग्नेटिक एनर्जी भी आ जाती है। तो सारी जितनी भी ब्रह्मांड की ऊर्जा हैं उसमें 2 पोल होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। और अपन एक ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी होती है और एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो ये जितने लोग कर रहे हैं ये एक काइनेटिक एनर्जी को इनके थ्रू फ्लो हो रही है और ये एक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ये जब मैंने आपको फॉर्म्स ऑफ एनर्जी बताया तो जब बच्चे करते हैं ना, कोई बोलता है कि मेरे को हाथ में गर्म लग रहा है, कोई मेरे को बोलता है कि हमको ऐसा अट्रैक्शन जैसा फील हो रहा है, कोई बोलता है कि जो ऐसा लग रहा है कि जो उसका जो ऑर्गन है जहाँ हमने हाथ रखा है वो कुछ कहना चाहता है। तो ये जो भी किसी की समस्याएं हैं उसको किस प्रकार की तरंगों से, ऊर्जा से उसको उपचारित किया जा सकता है, उसको स्वस्थ बनाया जा सकता है, उसमें ये ऊर्जा काम करती है। और इसको कहा जाता है ब्रह्मांड की सर्वव्यापी जीवनी शक्ति, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी। बिरसा मुंडा जयंती पर अजाक्स का आरक्षण विद्रोह, सिविल जज भर्ती पर उठाए गंभीर सवाल, 1 लाख बैकलॉग और 6 मांगों पर सरकार को घेरा। राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर अजाक्स जिला उज्जैन ने जहां अपने महान आदिवासी वीर नायक बिरसा मुंडा को नमन किया, वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश शासन के खिलाफ आरक्षण और सामाजिक प्रतिनिधित्व से जुड़ी 7 प्रमुख मांगों को लेकर तीखा मोर्चा भी खोला। संगठन ने राज्य सरकार को 2 ज्ञापन सौंपे। प्रांतीय सचिव महेश विरोलिया ने बताया कि अजाक्स ने सिविल जज प्रवेश स्तर परीक्षा 2022 के हाल ही में घोषित परिणाम को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। संगठन का आरोप है कि चयन प्रक्रिया में न केवल आरक्षण अधिनियम 1990 का उल्लंघन किया गया, बल्कि संवैधानिक प्रावधानों और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों की भी अनदेखी हुई है। संगठन का कहना है कि इंटरव्यू में 80% न्यूनतम अंक अनिवार्य करना और चयन समिति में आरक्षित वर्ग के सदस्य शामिल करना स्पष्ट रूप से कानून का उल्लंघन है। अजाक्स ने मांग की है कि पूरी चयन प्रक्रिया की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और परिणाम को तत्काल निरस्त किया जाए। इसके अलावा संगठन ने अपने सूत्रीय मांग पत्र में यह भी कहा है कि
पदोन्नति में आरक्षण नियमों को तत्काल लागू किया जाए। महाकाल मंदिर सहित सभी शासकीय अनुदान प्राप्त मंदिरों में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की सुनिश्चित भागीदारी लागू की जाए। अजाक्स ने चेतावनी दी कि संविधान और आरक्षण का विरोध करने वालों पर देशद्रोह के प्रकरण दर्ज कर उनकी संपत्ति ध्वस्त की जाए। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। के माध्यम से बाबा साहब के आरक्षण से लिया है वो लुटाने का समय अब आ गया है, क्योंकि अब आपकी मांग अधूरी है। लगातार हम मांग मानते आ रहे हैं, सरकार दे नहीं रही है। ऐसी स्थिति में हमें सरकार को जगाने के लिए, अपने आंदोलन को सफल बनाने के लिए 23 नवंबर को भोपाल चलना है। चलो भोपाल। मैं डॉक्टर आर एफ परमार, अजाक जिला अध्यक्ष उज्जैन, आप सबसे आह्वान करता हूँ कि जिस आज जनजाति गौरव दिवस के रूप में संपूर्ण मध्य प्रदेश में आदिवासी जननायक क्रांति सूर्य धरती आबा बिरसा मुंडा जी की जयंती है। उसको मध्य प्रदेश अजाक्स सभी जिलों में, तहसीलों में संभाग स्तर पर मना रहा है। और बिरसा मुंडा जी ने जिस प्रकार उस समय जब उन्होंने मात्र 25 वर्ष की आयु में अंग्रेज़ों से लोहा लेकर एक नई राह दिखाई थी, एक नई क्रांति का उदय किया था, उनकी जयंती को पर हमें उन्हें शत नमन करते हैं। और मध्य प्रदेश अजाक्स की तरफ से मैं महेश सुरेला प्रांतीय सचिव मध्य प्रदेश अजाक्स। उल गुलाल के जननायक बिरसा मुंडा भगवान को जिला उज्जैन अजाक्स जो है नमन करता है, प्रणाम करता है। जिस तरह से उन्होंने अपनी क्रांति के माध्यम से सबसे पहले, भगत सिंह से भी पहले जो है अंग्रेज़ों के चक्के छुड़ाए और अंग्रेज़ों के खिलाफ भूमि कानून को लेकर एक विद्रोह किया, और वो विद्रोह जन जन तक पहुंचा। और उसकी जयंती आज हम मनाई हमने, और ये हमने प्रण लिया कि हमारे जननायक की जो है बातें जन जन तक पहुँचे और हर घर तक पहुँचे। दूसरा हमारा जो एक ज्ञापन था, लगातार 2004 से या उसके पहले से भी लगातार हम ये ज्ञापन देते आ रहे हैं। कई महत्वपूर्ण बिंदु है जिस तरह से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका हमारे साथ भेदभाव कर रही है और हमारे हक और अधिकारों को छीनने में मदद कर रही है, उस तंत्र की जो बाबा साहब के विचारों के साथ विचारों के खिलाफ खड़े हुए हैं, या जिस तरह से संविधान के अपमान करने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरह से बाबा साहब के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं, उस तरह से एक विचारधारा की लड़ाई जो लगातार चल रही है, उस विचारधारा के खिलाफ अजाक्स भी खड़ी है। और संवैधानिक माध्यम से हम ये आक्रोश व्यक्त करते हैं कि जिस तरह से बाबा साहब के सम्मान करना या नहीं करना ये सबके अलग अलग है, लेकिन जिस तरह से मर्यादा से बाहर आकर लोग उनके खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं वो गलत है और वो होना नहीं चाहिए, और सरकार को इस मुद्दे पर संज्ञान लेकर उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी, अनुसूचित जाति जनजाति की जो मांगे हैं, माननीय मुख्यमंत्री ने संज्ञान भी लिया, संबंधित विभागों को भेजी भी सही, लेकिन उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। महाकाल मंदिर क्षेत्र के पास व्यापार करने वाले छोटे छोटे व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा है। सावन शुरू होने से पहले नगर निगम की कार्रवाई में हटाए गए इन व्यापारियों ने अपनी रोजी रोटी का संकट बताते हुए नरसिंह घाट चौराहे पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। नगर निगम आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा। हाट ठेला एवं फुटपाथ व्यापारी संघ के प्रदेश महामंत्री संजय चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम की मनमानी के कारण महाकाल मंदिर के पास लगभग 147 दिनों से व्यापारियों को काम नहीं करने दिया जा रहा है। फूल प्रसादी, भक्ति भंडार और फोटो बेचने वाले छोटे मोटे व्यापारियों को हटाने से उनके सामने भूखमरी का संकट खड़ा हो गया है। संगठन ने नगर निगम की इस कार्रवाई को कानून 2014 का खुला उल्लंघन बताया। हमारा रोजगार सावन से बंद है और कम से कम 147 दिन हो गए। रामघाट, हरसिद्धि, नरसिंह घाट
इन क्षेत्रों में से जो 40 से 50 साल से पुराने समय से अपने पूर्वजों के स्थान पे बैठ के रोजगार कर रहा है, उन लोगों को सरकार सौंदर्यीकरण और विकास के नाम पर उनको हटा रही है। अब हमारा जो 2014 कानून है उसके अनुसार पथ विक्रेता को जब तक दूसरी जगह नहीं दी जाती है जहाँ पर वो बैठा है वहां से उसको हटाए जाने की कार्रवाई नहीं की जाएगी, ऐसा आदेश और ऐसा कानून के अंदर है। यहाँ पर टीवीसी कमेटी बनी है, बिना टीवीसी कमेटी के सिफारिश के पथ विक्रेताओं को हटाए जाने की कार्रवाई होती है। सीजर मेमो नहीं दिया जाता है, सामान की जब्ती होती है। जब्ती होने के बाद जो सामान जब्त होता है उसका सीजर मेमो नहीं होने के कारण पथ विक्रेता का आधा सामान मिलता है, आधा सामान उसका कम हो जाता है। ऐसी कई दिक्कतें हैं। हमारे लोगों को भगाया जा रहा है, हमारे लिए कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा रहा है। इसी कड़ी में आज हमने यहाँ पर हरसिद्धि चौराहे के ऊपर धरना प्रदर्शन करा। हमारा 147 दिन से धरना चल रहा है। अब आगामी समय में हमारा नरसिंह घाट चौराहे पे अनिश्चितकालीन धरना जो सामाजिक न्याय परिसर में चल रहा था वो यहाँ पर से संचालित होगा और हम सरकार से, प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, माननीय प्रधानमंत्री महोदय से, माननीय राष्ट्रपति महोदय से, सर्वोच्च न्यायालय से हम मांग करते हैं कि जो कानून हमारे लिए बनाया गया है उस कानून का पालन होना चाहिए। पथ विक्रेता को कानून के अनुसार स्वतंत्रता से रोजगार करने का अधिकार है, वो अधिकार उस पथ विक्रेता को देना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आत्मनिर्भर भारत सपना जो है वो साकार हो और उसे साकार करने में पथ विक्रेता तन मन से लगा हुआ है और सरकार उसको जो धन देती है वो धन भी पथ विक्रेता को उसको किस्तों में वापस करना है, तो वो वापस करने की भी सुविधा का ध्यान रखे। हमारी बस यही सरकार से मांग है। ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि कानून लागू हुए 11 साल हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद पथ विक्रेताओं का न तो किया गया न ही उन्हें संरक्षण दिया गया। कुछ हथेला पथ विक्रेताओं ने अभी एक ज्ञापन दिया है कि उन्हें जो स्थान एक व्यवसाय के लिए उपलब्ध करवाया जाए और कुछ उनकी समस्याएं हैं। टाउन वेंडिंग कमेटी की जैसे बैठक काफ़ी समय से नहीं हुई, इसको लेकर आज एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार ये ज्ञापन आज मेरे द्वारा लिया गया है। आज ही इसमें पहला स्टेप हम टाउन वेंडिंग कमेटी को डिसोल्यूट करके फिर से बनाने के लिए हम कर रहे हैं। अभी उसके लिए पूरी एक हमारा नियम है, उसके आधार पे सभी सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं, उसके आधार पे हम इसको निर्माण करेंगे और टाउन वेंडिंग कमेटी की नियमित रूप से बैठक करवा के उसके निर्णय के आधार पर इनके लिए जो भी आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति करेंगे। महाकवि कालिदास की नगरी में स्कूली बच्चों की प्रतिभा को मंच देने के लिए लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित 24वें राज्य स्तरीय शालेय कालिदास समारोह का भव्य शुभारंभ हो गया है। समारोह का आगाज पंडित सूर्य नारायण व्यास संकुल हॉल कालिदास अकादमी में उज्जैन आलोट के सांसद अनिल फिरोजिया के मुख्य आतिथ्य में हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यसभा सांसद बाल योगी उमेश नाथ महाराज ने की। उद्घाटन के दौरान विक्रम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलगुरु प्रोफेसर बालकृष्ण शर्मा और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के पूर्व कुलपति प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी भी उपस्थित थे। अतिथियों ने दीप प्रज्वलन और कालिदास के चित्र पर माल्यार्पण कर समारोह शुरू किया। कुमारी वैदेही पंड्या द्वारा रुद्राष्टक पर शिव वंदना की मनमोहन नाट्य प्रस्तुति दी गई। अतिथियों का स्वागत संयुक्त संचालक रमा नहाटे और जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा सहित अन्य अधिकारियों ने किया। उद्घाटन सत्र के तुरंत बाद कनिष्ठ वर्ग नाटिका प्रतियोगिता का आयोजन हुआ।